हेलो फ्रेंड्स, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ का अगला वीडियो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ में हम लोगों ने अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, प्रियम्बल पढ़ा है, और अब स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 तक आता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 में हम बात किए हुए हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का मतलब हमारे देश का पॉलिटी क्या है, नेचर क्या है, और इसकी टेरिटरी के बारे में बात किए हैं। टेरिटरी मतलब क्षेत्र के बारे में बात किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जिन चीज़ों की बात करेंगे उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करेंगे। पार्लियामेंट का एक पावर है कि जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे टेरिटरीज़ को फॉरेन कंट्रीज से एक्सचेंज करते हैं, जैसे हाल में हमने बांग्लादेश से किया है, कुछ सालों पहले पाकिस्तान से भी किया था, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा देश किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कैसे कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वीडियो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सिंपल सा क्लास है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप इंटरेस्ट लेने लगें तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, और आपको जानना भी ज़रूरी है। इजी भी है और आपके लिए ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पहला आर्टिकल 1 से। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से। तो स्टार्टिंग लाइन क्या है? स्टार्टिंग लाइन है फ्रेंड्स, इंडिया दैट इज़ भारत। ये नाम से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 1 है वो हमारे नाम से, देश के नाम से स्टार्ट होता है। तो नाम में हमने क्या रखा है? इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब हम दो नामों की बात करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारा देश फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। इसके बारे में हम साइलेंट फीचर्स में भी बात कर चुके हैं और कुछ कुछ प्रियम्बल में भी बात कर चुके हैं। तो ये इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये फर्स्ट लाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें हमें क्या क्या पता चला? नाम पता चला और हमारे देश की पॉलिटी पता चली कि हमारा देश है क्या, यूनियन है, फेडरेशन है, क्या है। सबसे पहले सेकंड आर्टिकल 1 का सेकंड जो क्लॉज है उसमें लिखा है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जो जो स्टेट और टेरिटरीज का नाम लिखा हुआ है, जो स्टेट और टेरिटरीज का विवरण है, वही मतलब वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में है। तो आज हमारे फर्स्ट शेड्यूल में हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहले इसके कुछ दिन पहले हमारे देश में 29 स्टेट्स थे, तो जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल था। तो जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट रहा नहीं, तो 28 हो गए। 29 कब हुआ था? जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तो हमारे देश में 29 स्टेट्स हो गए थे। इसके पहले 28 ही थे। तो धीरे धीरे स्टेट्स बहुत सारे बढ़े हैं, मतलब हमेशा अलग अलग स्टेट्स का निर्माण होते रहा है। वो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट्स का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे देश में अभी 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। और 7 यूनियन टेरिटरीज के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज और बढ़ गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 अलग यूनियन टेरिटरी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो कि वो 7 और +2 9 हो गए। लेकिन 9 के बाद जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिला के 1 कर दिया गया। तो 9 में से 1 हटा दीजिए तो 8 हो गए। तो अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होगा? आगे हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटा टर्म है और टेरिटरी ऑफ इंडिया बहुत वास्ट टर्म है। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया shall comprise
द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, उसकी टेरिटरीज टेरिटरी ऑफ इंडिया में हैं। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जो भी यूनियन टेरिटरीज हम लिखे हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, आपको ये पता है कौन कौन से 8 हैं, थोड़ा रिकैप कर लें। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 8 हो गए यूनियन टेरिटरी। और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, कोई भी और टेरिटरी जो कि हमारी सरकार कभी भी किसी भी तरह से एक्वायर करती है। ये हो गया आर्टिकल 1। नेक्स्ट देखते, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 1 तो हमने पढ़ लिया, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 1 क्या है, लेकिन थोड़ा सा अब रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 1 किस किस बारे में बात करता है? नाम के बारे में बात करता है, हमारे देश का नाम क्या होगा। टेरिटरी के बारे में बात करता है, और पॉलिटी ऑफ द कंट्री के बारे में बात करता है। नाम इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हो गया नाम एंड पॉलिटी। और टेरिटरी क्या होगा, टेरिटरी के बारे में बात करता है, हम लोग देख लिए हैं। क्षेत्र के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आया था, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि हमारे कंट्री का जो नाम है, तो इंडिया दैट इज़ भारत, दो नाम हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका कि एक नाम है। हमारे कंट्री के इंडिया और भारत दो नाम के पीछे का रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में 2 मत थे। एक मत था जिसका कहना था कि हम कोई मॉडर्न नाम रखते हैं इंडिया का, मतलब देश का कोई मॉडर्न नाम रखते हैं। मॉडर्न नाम क्या हुआ? इंडिया हुआ। और एक धड़ा था जो कि चाहता था कि हम ट्रेडिशनल नाम रखें, अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए ट्रेडिशनल नाम रखें। तो दोनों में सहमति नहीं बनी। तो जब सहमति नहीं बनी तो डिसाइड ये हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फ्रेमर्स थे, काफ़ी विजनरी लोग थे, आप थोड़ा उनके बारे में भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप देखते रहना। तो जो वो थे, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, और बीच का रास्ता निकाल के और उसका नाम रखा इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब हमारे देश का 2 नाम होगा। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, लोग बोलते हैं कि इंडिया क्यों नाम है, ये क्यों नाम है। ऐसा नहीं है। हमारा देश अब तक इनडिस्ट्रक्टिबल इसी वजह से है कि हमने सबको साथ लेके चला है, हर विचार को अपने में आत्मसात किया, कभी दबाया नहीं है किसी को, और ये एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर पहले आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का वो नेचर में फेडरल है। फेडरल में क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, राज्य और केंद्र के बीच में अपने अपने पावर का सेपरेशन होता है। समझ गए? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया? इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक यूएसए। यूएसए का फ्रेंड्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो उस समय जितने स्टेट्स थे, सब लोगों ने एक साथ मिल के एक एग्रीमेंट किया कि हम एक देश के बैनर तले रहेंगे, लेकिन हमारे पावर्स अलग अलग रहेंगे, हम अपने आप में इनडिस्ट्रक्टिबल रहेंगे, हमारे पावर्स का सेपरेशन होगा। तो ये इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया किसी भी तरह से 2 या 3 या कितने भी राज्यों का एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात कि इंडिया के किसी भी स्टेट को इंडियन यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। खैर वो तो अब यूएसए में भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब यूएसए बना था तो इसी शर्त पे बना था। लेकिन इंडिया में कोई भी स्टेट चाहे न चाहे उसको इंडिया यूनियन का पार्ट ही रहना है, तो इसलिए हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने देखा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत ही व्यापक टर्म है, वास्ट टर्म है,
और यूनियन ऑफ इंडिया उसके मुकाबले एक छोटा टर्म है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ ये है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, और यूनियन टेरिटरी को मिला दें इसमें, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हो गया एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो ये सब मिला के हो गया टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसे हमने पढ़ा तो फ्रेंड्स मेरा तरीका ये है कि मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ तो नोट्स के हिसाब से आगे चलता हूँ। स्टोरी बना के और लेक्चर देना जब ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से भी काम करता हूँ, लेकिन साथ में जैसे जो जो स्लाइड आती जाती है तो स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं। अगर ये इस तरीके में आपको कोई सुधार चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये आता है कि बीइंग ए सोवरेन स्टेट, हमारा देश चूँकि सोवरेन स्टेट है, संप्रभु स्टेट है, तो ये कभी भी इंटरनेशनल लॉ जो रिकॉग्नाइज करता है जिन मीडियम्स को, जिन माध्यम को, उसके अनुसार किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। तो उन एक्वायरिंग का तरीका क्या है? सेशन है, ऑक्यूपेशन है एंड कॉन्क्वेस्ट है, और सब्जुगेशन। तो सेशन में क्या क्या किया जा सकता है? किसी ट्रीटी को फॉलो किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया या लीज कर दिया या प्लेबिसाइट कर दिया। ट्रीटी क्या होता है? दो देशों के बीच कोई संधि होती है, और संधि में कहा जाता है कि हमने ये एरिया आपको दे दिया, आपने ये एरिया हमको दे दिया। जैसे अभी हमने बांग्लादेश के साथ किया है, एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए हैं, 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए हैं, 51 एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश से लिए हैं। परचेज हो गया। परचेज का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रेंड्स यूएसए। यूएसए के ऊपर का जो अलास्का रीजन देखते हैं हम, तो अलास्का पहले से यूएसए का पार्ट नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग में वो रसिया का ऑक्यूपाइड एरिया था। तो चूंकि रसिया का ऑक्यूपाइड एरिया था, वो रसिया से दूर भी था, और रसिया को ये भी डर था कि यूएसए कभी भी उसको कब्जा कर सकता है उस पर, क्योंकि यूएसए के पास था कंपैरेटिवली टू द रसिया। तो रसिया के सम्राट ने उसको यूएसए को बेच दिया। तो यूएसए ने उस एरिया को, अलास्का को परचेज कर लिया। तो ये परचेज का एक एग्जांपल हो गया। गिफ्ट होता है, जैसे एक देश किसी दूसरे देश को गिफ्ट कर देता है। जैसे पाकिस्तान ने चाइना को पीओके का कुछ पार्ट गिफ्ट कर दिया है। वो पीओके एरिया हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा करके और उसको चाइना को गिफ्ट कर दिया है। लीज होता है, जैसे लीज अभी रिसेंट एग्जांपल मान ले, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको चाइना ने लीज पे लिया है। प्लेबिसाइड मतलब कहीं आप जनमत संग्रह करा दिए, वहाँ के लोगों में प्लेबिसाइड करा दिए, लोगों से पूछ लिए कि वोट ले लिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में फ्रांस में एक फ्रांस का आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं नाम आपको कभी आपको बता दूंगा किसी न किसी वीडियो में, या फिर कभी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ अभी एक संग्रह हुआ, उनके लोगों की राय ली गई, तो उन लोगों ने फ्रांस का डोमिनियन बनना ही एक्सेप्ट किया, ज़्यादा उनको अच्छा लगा। ऑक्यूपेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जैसे किसी भी ऐसा एरिया जिसपे किसी खास किसी रिकॉग्नाइज्ड रूलर का या रिकॉग्नाइज्ड देश का क्लेम नहीं है, वो क्लेम नहीं करते हैं, तो उनका ये है कि उसको किसी देश ने ऑक्यूपाई कर लिया। और कॉन्क्वेस्ट सब्जुगेशन भी उसी तरह का है। कॉन्क्वेस्ट सब्जुगेशन जैसे कि हमारे देश ने स्टार्टिंग में दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी और सिक्किम को अपने देश में मिलाया था। तो फ्रेंड्स, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी को तो हमने फ्रेंच से लिया था, फ्रांसीसियों को से एक्वायर किया था। दादरा नगर हवेली, गोवा एंड दमन दीव ये हमने पुर्तगीज़ को भगा के लिया था। और सिक्किम का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। सिक्किम का एक
पूरा कंप्लीट वीडियो बन सकता है कि सिक्किम हमारे देश में कब शामिल हुआ, किस तरह से शामिल हुआ, उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले सिक्किम हमारे देश में एज एन एसोसिएट स्टेट शामिल हुआ, जैसे आर्टिकल 2A जिसे हमने रिपील कर दिया। आर्टिकल 2A बनाया ही गया था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएट स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और एसोसिएट स्टेट के रूप में ही सिक्किम हमारे देश में जुड़ा था, तो उसके लिए आर्टिकल 2A एक लाया गया। बाद में 1975 में सिक्किम पूर्णतः हमारे देश का हिस्सा बन गया और फुल फ्लेज्ड स्टेट हो गया, और स्टेट में भी सिक्किम के लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। जैसे अभी हमने बात किया था प्लेबिसाइड का, तो भारत के पक्ष में सिक्किम के लोगों ने वोट किया और भारत में मिलना, उनके कंसेंट से हम लोगों ने उसको भारत में शामिल कर लिया, और शामिल करने के बाद आर्टिकल 2A हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, अब आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 एक चीज़ की बात करता है, जो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जो हमने कहा कि इंडिया किसी और टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है तो एक्वायर कर लेता है, ऑक्यूपाई एक्वायर कर लेता है, तो उस समय एक्वायर जब करेगा तो एक्वायर करने के बाद इंडिया का एक पार्ट बनाएगा, उसको या तो स्टेट बनाएगा या फिर यूनियन टेरिटरी बनाएगा। स्टेट बनाएगा तो या तो अलग स्टेट बनाएगा या किसी और स्टेट में उसको शामिल कर लेगा। अब देखो, तो इसमें कहा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल का लैंग्वेज है। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। सबसे पहले पावर देता है कि पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, अब पावर टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट्स। अब भी दोनों में बहुत ही नैरो सा अंतर है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, किसी और स्टेट को एडमिट करना, मतलब किसी भी एरिया को किसी स्टेट में मर्ज करना, ये हो गया पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। अब पावर टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट, नए स्टेट को बनाना। अब देखो, ये आर्टिकल 2 जो है रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 2 है। अब आर्टिकल 3 में आते हैं। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये आर्टिकल 3 किस बारे में बात करता है कि नए स्टेट्स के निर्माण, उसके एरिया का अल्टरेशन, बाउंड्रीज और एरिया का अल्टरेशन, और नाम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट का अल्टरेशन, नाम बदलना। जैसे आपका आज राज्य है मध्य प्रदेश, बिहार, इसका नाम बदल के कुछ और कर दिया, या फिर बिहार के 2 जिले यूपी में शामिल कर दिए, यूपी के 2 जिले एमपी में शामिल कर दिए, या फिर एक स्टेट को काट के 2 स्टेट बना दिए। ये पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। अब इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये हेडिंग हो गया, इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ, एक कानून के तहत, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट नया स्टेट फॉर्म कर सकता है। किस तरह से? किसी स्टेट की एक टेरिटरी को सेपरेट करके, या 2 स्टेट को यूनाइट करके, या 2 स्टेट की अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग यूनाइट करके, किसी भी तरह से पार्लियामेंट एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये ध्यान रखना कि किसी भी इसको पूरा करने के लिए पार्लियामेंट को
किसी भी स्टेट के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का बाउंड्री को अल्टर कर सकता है। ये आपका बाउंड्री इधर से नहीं इधर से है, उधर से नहीं उधर से है, ये पार्लियामेंट कर सकता है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है। फ्रेंड्स, इसमें दो कंडीशंस हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे, अगर लैंग्वेज आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक रखे होंगे, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसका, तो वो प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट पूरा पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन उसको हमने एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो आप देखिए। कंडीशंस रिगार्डिंग दिस, कंडीशन क्या है? कंडीशन सबसे पहले है कि कोई भी बिल किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर करने या फिर आर्टिकल 3 में कोई भी काम है उसको करने के लिए कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी है। अब बिल अगर राज्यसभा में पास करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। सबसे पहले आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड करेगा, फिर आप बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, अब यहाँ प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, तो आप प्रेसिडेंट के पास गए कि हुजूर ये बिल है, इस स्टेट का बाउंड्री हमें चेंज करना है, आप रिकमेंडेशन दीजिए। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, लेकिन उसके पहले प्रेसिडेंट को क्या करना है? प्रेसिडेंट करेगा कि जिस स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है या जिन स्टेट्स का बाउंड्री चेंज करना है, जिन स्टेट्स का इसमें इंटरेस्ट है पर्टिकुलर बिल में, वहाँ प्रेसिडेंट इस बिल को उसके स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा और एक टाइम फिक्स करेगा कि इतने टाइम में 15 दिन 20 दिन या इतने समय में आप हमें इस पे अपनी राय दो। तो अगर ये किसके लिए है ये मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के लिए है, ठीक है। यूटीज के लिए नहीं है। यूटीज में किसको भेजना है? यूटीज का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम है। तो इसमें क्या होगा, भेजेगा। अगर उस समय तक वो स्टेट अपना राय दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर पार्लियामेंट आगे बढ़ जाएगा, स्टेट का राय लेगा भी नहीं। और एक पेंच यहाँ है, अगर उस समय में स्टेट अपनी राय दे भी देता है तो पार्लियामेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उस राय को वो माने। समझ आया? ये सिर्फ और सिर्फ भेजा जाता है उनकी राय को जानने के लिए, उस राय का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और एक चीज़ और, अगर हमने एक बिल पास किया, पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ कि हमें उत्तर प्रदेश राज्य को 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 अलग अलग राज्य बनाने हैं। समझ आया? स्टेट गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रेसिडेंट ने बिल भेज दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने या तो समय पे उस बिल पे अपनी राय भेजी या समय पे नहीं भेजी। अगर भेज दिया, फिर पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, इसमें कुछ अल्टरेशन करते हैं, ये बिल सही नहीं है, बिल में कुछ चेंज करते हैं। तो अब ये नहीं है कि चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद फिर से वापस यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना जरूरी है। एक बार भेज दिया गया वो काफ़ी हो गया। और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर स्टेट मना कर देता है, अपना कंसेंट निगेटिव में देता है कि नहीं, मुझे नहीं मंजूर है कि इसमें ये हमारे स्टेट के बाउंड्रीज को अल्टर करना चाहिए, फिर भी पार्लियामेंट को ये पावर है कि उसके कंसेंट को अनसुना कर दे, अनदेखा कर दे। तो ये अभी जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, तो तेलंगाना के निर्माण में यही सब हुआ था। तेलंगाना के निर्माण में आंध्र प्रदेश असेंबली ने उसको अपना कंसेंट निगेटिव में भेजा था, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। अब जैसे हमने देखा, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेशन आफ्टर ईच अमेंडमेंट इन द सेड बिल। अब देखो, अब इससे निकल के निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष ये आता है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ एनी स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेट के बिना कंसेंट के पार्लियामेंट पूरे देश में कहीं भी पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, इधर से उधर कर सकता है, उधर से इधर कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है हमारे देश को कि एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट।
मतलब हमारा यूनियन तो सोवरेन है, यूनियन नहीं टूट सकता, लेकिन हमारे स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर हैं। स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इनको अलग तरह से कई तरीके से तोड़ा जा सकता है। लेकिन वही चीज़ जब यूएसए में आते हैं तो यूएसए के बारे में है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। समझ आया? यहाँ स्टेट्स की भी बाउंड्री में आपको छेड़छाड़ करना है, स्टेट्स का नाम बदलना है, स्टेट के बारे में कुछ भी करना है तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें आपको उनका कंसेंट लेना मैंडेटरी है। ये तो हमने देख लिया। एक चीज़ है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 भी टेरिटरी ऐड करने से है, स्टेट्स के निर्माण से है, और आर्टिकल 3 भी स्टेट्स के निर्माण से, बाउंड्री से, अल्टरेशन से, यही सब चीज़ से है। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 2 जो है एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट से है। हमने किसी को अपनी टेरिटरी एक्वायर कर ली, कहीं से, कहीं बाहर से टेरिटरी लाई और उसको हमने अपने स्टेट में ऐड किया या फिर नया स्टेट बनाया, ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 इंटरनल है, अपने यूनियन के अंदर के स्टेट्स को हमने रीड्रॉ किया, उनके मैप को रीड्रॉ किया। अब आर्टिकल 4 में आते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 4 एक चीज़ बोलता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है? रीड्रॉ है, स्टेट्स टेरिटरीज एक्वायर्ड है, स्टेट्स का अल्टरेशन है, ठीक है। तो ये जो मेड ये करते हैं और अमेंडमेंट करते हैं, तो ये इसको माना गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं है। आर्टिकल 368 के बारे में थोड़ा सा हमने साइलेंट फीचर्स में देखा है, लेकिन आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा वहाँ हम पहुँचेंगे तो आर्टिकल 368 के बारे में भी काफ़ी अच्छे से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं है तो उसको हम सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 4 में जब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है तो आर्टिकल 4 में एक चीज़, एक क्वेश्चन आता है, लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास ये तो पावर है कि हमने बाहर से एक्वायर कर लिया, आर्टिकल 2 हमें बताता है। आर्टिकल 3 हमें बताता है कि हमने क्या करना है, हमने अपने देश के अंदर के स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पार्लियामेंट को ये पावर है कि हमारे यूनियन के एरिया को, टेरिटरी को डिमिनिश कर सकता है? मतलब हम अपनी कोई एरिया किसी और फॉरेन कंट्रीज को दे सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि हम किसी स्टेट के टेरिटरी को डिमिनिश कर देंगे, एरिया को डिमिनिश कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो क्या हम अपने यूनियन के एरिया को भी डिक्रीज कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स उठा था एक बार 1960 में बेरूबेरी केस में, जब हमारा देश का जब बंटवारा हुआ था, बाउंड्री जब बनी थी, तो एक एरिया था बंगाल में, बेरूबेरी नाम का एरिया था। तो बेरूबेरी पे पाकिस्तान ने अपना क्लेम किया। जब रेड क्लिफ बना के गया था बाउंड्री, तो वो पाकिस्तान का क्लेम था कि बाउंड्री सही से नहीं बनी है, बेरूबेरी का एरिया हमारा है। तो इसमें क्या हुआ, बेरूबेरी का एरिया हमारा है, तो हमारे सरकार ने उस समय की सरकार ने उसको सोचा कि बेरूबेरी को 2 पार्ट में बांटते हैं और इस एरिया को हम डिवाइड कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। बवाल मच गया। जब बवाल मचा तो उस समय की सरकार ने एक तरीका खोजा, सोचा तरीका खोजा जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। जैसे आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 143 है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी मतलब पावरफुल आर्टिकल हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर देते हैं। तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या था कि हमारे प्रेसिडेंट ने, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई मामला जब जिसमें
संविधान की व्याख्या करनी हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से मतलब सजेशन मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते, सलाह मांग सकते हैं। तो सलाहकारी शक्तियां जिसको कहा जाता है, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां। तो राष्ट्रपति ने भेजा सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और बेरूबेरी वाला एरिया वो पाकिस्तान को दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान उस समय था। और 1969 में इसी से संबंधित एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब कामों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आ गया। इसमें एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2015 में, इसमें कुछ एरियाज़ को हमने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया है, कुछ एरियाज़ को हमने बांग्लादेश से लिया है। तो हमने करीब करीब 111 एनक्लेव्स देश को दिए हैं और 51 एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश से लिए हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब ये क्या थे, जैसे कुछ एरिया जो 111 एरिया जो बांग्लादेश के थे जो हमने दिए हैं, तो वो इंडियन टेरिटरीज़ में बांग्लादेशी रह रहे थे। इंडियन टेरिटरी था, वो बांग्लादेशी रह रहे थे। और वो जो बांग्लादेश में हमारे लोग रह रहे थे, जो कि हमारे लोग रह रहे थे, बांग्लादेशी एरिया था। तो इसमें हमने ट्रांसफ़र किया, हमारे सरकार ने ट्रांसफ़र किया। तो इसके लिए हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट में हमने कई सारे स्टेट्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, जैसे आसाम से, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा से, इनसे रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस थे उसको हमने चेंज किया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर आप नोट्स कैसे बनाते हैं, किन किन से बुक्स का रेफरेंस लेते हैं। तो फ्रेंड्स बुक्स तो बहुत सारा मैं रेफरेंस लेता हूँ, बुक्स का रेफरेंस लेता हूँ और न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेता हूँ, वीडियोज़ का रेफरेंस लेता हूँ। लेकिन जो 2 बुक्स मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताऊंगा, जिसका कि काफ़ी इम्पैक्ट रहता है हमारे वीडियो पे, तो वो 2 बुक्स हैं, 2 या यूं कहें 3 बुक्स हैं। तो 2 ही के बारे में बात करता हूं अभी। तो 2 बुक्स है, एक तो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डी बासु। तो फ्रेंड्स अगर ये 2 बुक आप लेना चाहें तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वो आप अगर वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके परचेज़ करते हैं तो आपको तो पता है कि थोड़ा हमारा भी इसमें भला हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को देखते रहें और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं इसमें क्लियर करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं LLB और LLM दोनों के लिए क्लेट का प्रिपरेशन। क्लेट के प्रिपरेशन में जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारा भी फ़िलहाल मकसद ये है कि जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो घर में बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए कुछ अच्छा हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपको तो पता है फ्रेंड्स क्या करना है, और आपका दिन रात सब मंगलमय हो, सब शुभ हो। धन्यवाद।